मैं नौबा हूँ। मैं एलॉय हूँ और यह एजेंट स्टैक डेली है। ओपनक्लो ने 6.33 और 6.346 मिनट के अंतराल पर जारी किए और यह जोड़ी लगभग पूरी तरह से एजेंटों को धोखा देना कठिन बनाने और असली काम के बीच में मरने की संभावना कम करने के बारे में है। ब्राउज़र रूट अब असुरक्षित एक्सेस पाथ को अस्वीकार करते हैं, शत्रुतापूर्ण रिस्पॉन्स को साइज लिमिट मिलती है और लंबे मॉडल कॉल अब वॉचडॉग के लिए फ्रोजन प्रोसेस की तरह नहीं दिखते। डिस्कॉर्ड और टेलीग्राम डिलीवरी भी डिस्कनेक्ट के बाद अधिक साफ तरीके से रिकवर होती हैं। चमकदार नहीं, अत्यंत उपयोगी। खासकर जब लोग एजेंट बना रहे हैं जो पूरी क्रोमियम प्रोसेस लॉन्च किए बिना वेबसाइट ब्राउज करते हैं, कोडिंग एजेंट जो कम मानवीय निगरानी के साथ शुरू होते हैं, और लोकल इमेज सिस्टम जो एक फाइल से मिनीमैक्स H3 लोड करते हैं। आज आप सुनेंगे कि टर्मिनल आधारित एआई कोडिंग एजेंट क्लॉड कोड अपना डिफ़ॉल्ट क्यों बदल रहा है, क्लाउडफ्लेयर ने हल्के जावास्क्रिप्ट सैंडबॉक्स के अंदर एजेंट ब्राउज़र कैसे रखा, और गिटहब आखिरकार क्लॉड और कोडेक्स एक्टिविटी को कोपायलट यूसेज के साथ कैसे गिन सकता है। ओपनक्लॉ 6.33 और 6.34 एक असामान्य रूप से जमीनी स्तर का टोन सेट करते हैं, कम प्रदर्शन, अनअटेंडेड सॉफ्टवेयर रन होने पर अधिक ध्यान। ओपनक्लो ने 6.33 और फिर 6.348 अगस्त को जारी किए। पहला अपडेट अधिकांश काम ले जाता है। सैंडबॉक्स ब्राउज़र रूट, ट्रस्टेड डीएनएस टारगेट, कस्टम ब्राउज़र ओरिजिन और लोकल प्रोवाइडर एंडपॉइंट अब असुरक्षित एक्सेस पाथ को अस्वीकार करते हैं। प्रोवाइडर स्ट्रीम, डिस्कॉर्ड रिस्पॉन्स, ब्राउज़र फेच, साइन इन पाथ और लॉग भी शत्रुतापूर्ण रिस्पॉन्स साइज को सीमित करते हैं। टेलीग्राम क्रेडेंशियल अब डायग्नोस्टिक्स या अकाउंट एड्रेस में नहीं दिखते और एक्सटर्नल टूल स्टेटस आउटपुट सीक्रेट्स को हटा देता है। गेटवे HTTP ऑथेंटिकेटेड हैंडलिंग से पहले अनुमति नहीं दिए गए ब्राउज़र ओरिजिन को अस्वीकार करता है, बजाय इसके कि बुरे ओरिजिन को बाद के चरण में जाने दे। विश्वसनीयता में बदलाव उतने ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि एजेंट एक मॉडल कॉल के अंदर अधिक समय बिताते हैं। ओपनक्लॉ अब एक रन जीवित है या नहीं यह जांचते समय वास्तविक स्टॉल और सक्रिय धीमी इन्फरेंस के बीच अंतर करता है। रिलीज हैंडलिंग और वॉचडॉग व्यवहार एक स्वस्थ कॉल को केवल इसलिए नहीं मारेंगे क्योंकि मॉडल अपना समय ले रहा है। रिटेन सेशन राइट, प्रोवाइडर फॉलबैक और स्ट्रीमिंग प्रोग्रेस सक्रिय काम को चुपचाप समाप्त किए बिना रिकवर होते हैं, जबकि स्टैंडर्ड इनपुट या आउटपुट में विफलता अब होस्ट प्रोसेस को क्रैश नहीं करती। एसक्यूलाइट चेकपॉइंट, वर्कस्पेस रीड्स, प्रोसेस सिग्नलिंग और प्लग-इन वेब रिस्पॉन्स भी अस्थायी मशीन स्थितियों को फेल्ड रन में बदलना बंद कर देते हैं। ठीक है, यह एक सार्थक अपग्रेड है, भले ही किसी को चमकदार नया बटन नहीं मिलता। यह मौजूदा क्षमताओं को प्रोवाइडर पॉज, अस्थायी मशीन समस्या या एक असामान्य रूप से लंबे इन्फरेंस अनुरोध के बाद समाप्त होने की बेहतर संभावना देता है। मैसेजिंग को सबसे स्पष्ट मरम्मत मिली। डिस्कॉर्ड रिकनेक्ट कतारबद्ध संदेशों को संरक्षित करते हैं और उन सेंड को दोहराने से बचते हैं जिनका परिणाम अस्पष्ट था। निरंतर गेटवे बर्स्ट सीमित रहते हैं, इसलिए फ्लड मेमोरी में हमेशा के लिए नहीं बढ़ता। टेलीग्राम बॉट टू बॉट संदेश और रिप्लाई बाउंड्री इच्छित थ्रेड बनाए रखते हैं। लंबित चैनल काम रिकवरी के बाद फिर से शुरू होता है और स्वीकृतियां उनके प्रभाव को डुप्लिकेट किए बिना सुरक्षित रूप से दोहराई जा सकती हैं। सीक्रेट बैक्ड टेलीग्राम क्रेडेंशियल सर्विस रीस्टार्ट के बाद भी बने रहते हैं। साइन इन मरम्मत एक वैध डेस्टिनेशन प्रोफाइल को ओवरराइट नहीं करेगी। उसी मशीन पर स्टैंडर्ड टूल प्रोटोकॉल के माध्यम से कनेक्ट होने वाले एक्सटर्नल क्लाइंट अब एक म्यूटेबल चाइल्ड प्रोसेस से व्यापक अधिकार प्राप्त करने के बजाय संलग्न करने के लिए अल्पकालिक सेशन बाउंड अनुमति प्राप्त करते हैं। यह बहुत संकीर्ण ट्रस्ट अनुदान है
और यह सीधे कम करता है कि समझौता किया गया या भ्रमित चाइल्ड प्रोसेस आगे क्या ले जा सकता है। अप्रूवल बाउंड्री भी कसी गई। कोडेक्स ऐप सर्वर कमांड के लिए वास्तविक व्यक्ति या अधिकृत प्लगइन से अप्रूवल की आवश्यकता होती है। एग्जीक्यूटेबल कमांड की स्वचालित समीक्षा उस सटीक कमांड से जुड़ी रहती है जिसे ओपनक्लॉ ने हल किया, और संकीर्ण टूल अनुमतियां उस कंपोनेंट द्वारा नियंत्रित रहती हैं जिसने उन्हें बनाया। पैच्ड प्रोडक्शन डिपेंडेंसीज में ब्रेस एक्सपेंशन, पोस्ट CSS, फास्टूरी, IP एड्रेस हैंडलिंग और अंडसी शामिल हैं। फिर 6.342 विशिष्ट अंतराल बंद करता है। ओपन कोड गो डॉक्यूमेंटेड HY3 मॉडल नाम का उपयोग करता है टूटे हुए HY3 प्रीव्यू एलियास के बजाय, और कोडेक्स नेटिव हेल्पर एजेंट अपने पेरेंट सब्सक्रिप्शन को बनाए रखते हैं जब तक चाइल्ड एजेंट काम सक्रिय है, जब तक कि एक यील्डेड पूर्णता उस तक नहीं पहुंचती जिसने इसे मांगा था। मुझे यहाँ संयम पसंद है। दूसरी रिलीज एक फीचर इवेंट होने का दिखावा नहीं करती, इसने 2 ठोस ब्रेकेज ठीक किए और रुक गई। क्लॉड कोड जल्द ही डिफ़ॉल्ट रूप से कम सुपरविजन की मांग करने वाला है, जो सुविधाजनक लगता है और तुरंत एक सवाल उठाता है, जब एक नया सेशन शुरू होता है तो बिल्कुल क्या बदलता है। टर्मिनल आधारित AI कोडिंग एजेंट क्लॉड कोड नए सेशंस के लिए ऑटो मोड को डिफ़ॉल्ट बना रहा है। ऑटो मोड वह सेटिंग है जो एजेंट के काम करते समय कम ह्यूमन चेकपॉइंट से जुड़ी है। पहले लोगों को उस पोस्चर को चुनना पड़ता था। नए सेशंस अब वहां से शुरू होंगे। जो डेवलपर्स पहले से क्लॉड कोड को लंबे टास्क सौंपते हैं, उन्हें पहले मैसेज से कम रुकावटें दिखनी चाहिए। लेकिन डिफ़ॉल्ट उन सभी के लिए सबसे ज्यादा मायने रखता है जो सेटिंग्स को ध्यान से नहीं देखते, क्योंकि डिफ़ॉल्ट चुपचाप सामान्य व्यवहार बन जाते हैं। रिपोर्ट 8 अगस्त को प्रकाशित हुई और संबंधित हैकर न्यूज चर्चा 212 पॉइंट्स तक पहुंची। वह ध्यान किसी नई कोडिंग क्षमता के बारे में नहीं है। यह इस बारे में है कि एक कोडिंग प्रोडक्ट को उस व्यक्ति द्वारा जानबूझकर उस अधिकार को देने से पहले कितना अधिकार मानना चाहिए जो उसका उपयोग कर रहा है। मुझे यह विचार पसंद नहीं है कि कम प्रॉम्प्ट्स का मतलब स्वचालित रूप से बेहतर अनुभव है। यह एक अलग-थलग प्रोजेक्ट में अधिक सुगम हो सकता है और एक प्रोडक्शन रिपॉजिटरी में बहुत अधिक महत्वपूर्ण हो सकता है, जहां कोई निरीक्षण करने के लिए रुकने से पहले एक कार्रवाई फाइलों को संशोधित कर सकती है या जुड़े हुए सिस्टम्स को ट्रिगर कर सकती है। एंथ्रोपिक स्वायत्तता को एक ऑप्टेन प्राथमिकता से इनिशियल पोस्चर में ले जा रहा है। यह बर्डन को पलट देता है। अब अधिक चेकपॉइंट्स चाहने वाले लोगों को उन्हें चुनना होगा, बजाय उन लोगों के कि जो अधिक स्वायत्तता चाहते हैं उसे चुनते हैं। और ओपनक्लॉ के एग्जैक्ट कमांड अप्रूवल्स को टाइटन करने के ठीक बाद यह कॉन्ट्रास्ट तेज है। एक प्रोडक्ट वहां अनअटेंडेड एक्शंस की यात्रा को नैरो कर रहा है जहां वे जा सकते हैं, दूसरा यह कम कर रहा है कि नए सेशंस कितनी बार रुककर पूछते हैं। क्लाउडफ्लेयर ने 7 अगस्त को काइटसर्फ पेश किया, एक क्लाउड होस्टेड ब्राउज़र जो AI एजेंट्स के लिए बनाया गया है, लोगों के लिए नहीं। इसके बजाय हर बार एक एजेंट को पेज देखने, फॉर्म सबमिट करने या जानकारी एकत्र करने की जरूरत पड़ने पर पूरी क्रोमियम प्रक्रिया शुरू करने के काइटसर्फ V8 आइसोलेट्स में चलता है। ये हल्के जावास्क्रिप्ट सैंडबॉक्सेस हैं, जैसा कि क्लाउडफ्लेयर वर्कर्स द्वारा उपयोग किया जाता है। वे मिलीसेकंड्स में शुरू हो सकते हैं और एक अंतर्निहित रनटाइम साझा कर सकते हैं, जबकि सामान्य हेडलेस ब्राउज़र्स एक पूर्ण ब्राउज़र प्रक्रिया के साथ आते हैं, जिसमें सब्सटैंशियल मेमोरी और प्रोसेसर ओवरहेड होता है। हजारों कॉन्करेंट सेशंस पर यह अंतर कॉस्मेटिक नहीं है, यह ब्राउज़र ऑटोमेशन की लागत बदलता है। क्लाउडफ्लेयर उन जॉब्स को टारगेट कर रहा है जहां सॉफ्टवेयर को वेब पेज के साथ इंटरैक्ट करने की जरूरत है, लेकिन नेसेसरीली हर ह्यूमन फेसिंग पार्ट ऑफ अ डेस्कटॉप ब्राउज़र की जरूरत नहीं है। ठीक है, यह वास्तव में रोमांचक है।
क्योंकि ब्राउज़र एजेंट्स ने मनुष्यों के लिए पिक्सल बनाने के लिए इंटेंडेड मशीनरी का एक बहुत कुछ इनहेरिट किया है। क्लाउडफ्लेयर का कहना है कि काइटसर्फ सामान्य ऑटोमेशन जॉब्स के लिए क्रोमियम की तुलना में कम कंप्यूटिंग पावर का उपयोग करता है। यह नंबर फ्री तुलना सीधे क्लाउडफ्लेयर से आती है, इसलिए यह एक दावा है जब तक कि बाहरी उपयोगकर्ता मेजरमेंट्स प्रकाशित नहीं करते। फिर भी डिजाइन समझ में आता है। जब ग्राहक सॉफ्टवेयर है तो एक्सपेंसिव ह्यूमन रेंडरिंग कार्य को हटाएं। लॉन्च ने 217 का हैकर न्यूज स्कोर प्राप्त किया, जो बताता है कि डेवलपर्स प्रेशर को रिकॉग्नाइज करते हैं। हर एजेंट जो हेडलेस क्रोम खोलता है मेमोरी और प्रोसेसर ओवरहेड जोड़ता है और उसे कई उपयोगकर्ताओं में गुणा करने से ब्राउज़र लेयर एक वर्कफ्लो का एक महंगा हिस्सा बन सकता है जो अदरवाइज सीधा है। लेकिन ब्राउज़र उस नाम में बहुत काम कर रहा है। एक हल्का रन टाइम ड्रामेटिक रूप से सस्ता हो सकता है, जबकि अभी भी कॉम्प्लिकेटेड पेजेस पर कंपैटिबिलिटी लिमिट्स का सामना करता है। क्लाउडफ्लेयर की अनाउंसमेंट रन टाइम डिजाइन और इंटेंडेड यूजर्स को एस्टैब्लिश करती है, एक पूर्ण ह्यूमन ब्राउज़र के साथ यूनिवर्सल इक्विवेलेंस को नहीं। काइटसर्फ वेब पेज विजिट्स, फॉर्म्स और डेटा कलेक्शन के लिए पोजिशन्ड है। यह उपयोगी है। यह साबित नहीं करता कि हर ब्राउज़र वर्कफ्लो बिना चेंजेस के मूव कर सकता है, और यह हमें नहीं बताता कि यह ऑब्सक्योर रेंडरिंग बिहेवियर या एग्रेसिव ऑटोमेशन डिफेंसेस पर निर्भर हर साइट को कैसे संभालता है। गिटहब का कोपायलट यूसेज मैट्रिक्स एपीआई अब एजेंट एप्लीकेशन से जुड़ी गतिविधियों को शामिल करता है, जैसे क्लॉड और कोडेक्स, जब वे गिटहब वर्कफ्लोज के भीतर चलते हैं। वे पार्टनर एजेंट्स पहले से ही रिपोजिटरीज और पुल रिक्वेस्ट्स में काम कर रहे थे। जो बदला वह विजिबिलिटी है। उनकी गतिविधि अब उन रिपोर्टिंग सिस्टम में मानव कोपायलट यूसेज के बगल में दिखाई दे सकती है, जिन्हें एडमिनिस्ट्रेटर्स पहले से क्वेरी करते हैं। यह एक सरप्राइजिंगली बेसिक रिपोर्टिंग गैप को बंद करता है। ऑर्गेनाइजेशंस एजेंट वर्क की अनुमति दे सकते थे, लेकिन उन्हें उसी यूसेज व्यू में नहीं देख सकते थे जैसे उनके आसपास की कोपायलट गतिविधि। और यह मैटर करता है क्योंकि एक रिपोर्टिंग कॉल अब एक ऑर्गेनाइजेशन में दिखा सकती है कि उन एजेंट्स का उपयोग कितनी बार हो रहा है, मेन कोपायलट व्यू के बाहर उनकी रन्स को न छोड़कर। एक एडमिनिस्ट्रेटर उभरती अडॉप्शंस, स्पेंडिंग ड्रिफ्ट या उन रिपोजिटरीज को स्पॉट करने में सक्षम हो सकता है जहां एजेंट्स मेजर कंट्रीब्यूटर्स बन गए हैं। गिटहब की चेंज लॉग ब्रीफ है, हालांकि यह नए फील्ड नेम्स, एंड पॉइंट डिटेल्स या कंफर्म्ड परवेजेंट ब्रेकडाउन प्रदान नहीं करती। तो हम जानते हैं कि एजेंट ऐप एक्टिविटी मैट्रिक्स लेयर में प्रवेश कर गई। हमें इस अनाउंसमेंट से नहीं पता कि कोई क्लीनली क्लॉड की तुलना कोडेक्स से कर सकता है। फिर भी अकाउंटिंग कैपेबिलिटी के साथ कैच अप कर गई है। एक बार एजेंट वर्क सीट्स और कोपायलट यूज के बगल में मेजरेबल बन जाती है, उस वर्क को एक इनविजिबल एक्सपेरिमेंट के रूप में ट्रीट करना बहुत कठिन हो जाता है। एक गवर्नेंस परिणाम भी है जो अमूर्त नहीं है। एक टीम के पास एजेंट हो सकते हैं जो पुल रिक्वेस्ट्स खोल रहे हैं या रिपोजिटरी टास्क्स पर काम कर रहे हैं, जबकि केंद्रीय एडमिनिस्ट्रेटर केवल पारंपरिक कोपायलट आंकड़े देखते हैं। उन रन्स को मौजूदा रिपोर्टिंग सतह में लाना संगठनात्मक अपनाने को दृश्य बनाता है, बिना अलग लॉग कलेक्शन प्रोजेक्ट की आवश्यकता के। यह जवाब नहीं देगा कि जनरेट किया गया काम अच्छा था, सुरक्षित था या पैसे के लायक था। यूसेज मैट्रिक्स गुणवत्ता मैट्रिक्स नहीं है, लेकिन वे डिनोमिनेटर स्थापित करते हैं। किसी को भी आउटकम्स या लागत की तुलना करने से पहले उन्हें पता होना चाहिए कि प्रत्येक श्रेणी के टूल का कितनी बार उपयोग हो रहा है। गिटहब ने 3 अगस्त को डेस्कटॉप, कमांड लाइन और वर्सेस कोड पर कोपायलट वीकली अपडेट भी शिप किया। चेंज लॉग 7 अगस्त को पोस्ट किया गया। क्या यहाँ कोई असली फीचर है या बस एक व्यापक थीम? व्यापक थीम। गिटहब 3 क्षेत्रों का वर्णन करता है:
काम को फिर से शुरू करना और व्यवस्थित करना, परिवर्तनों की समीक्षा करना और संदर्भ खोए बिना प्रश्न पूछना। दिए गए चेंज लॉग में फीचर फ्लैग्स, मॉडल चेंजेस, वर्जन नंबर्स या तकनीकी कार्यान्वयन की पहचान नहीं है। तो ईमानदार विवरण कोपायलट की 3 मुख्य सतहों पर कंटिन्यूटी फोकस्ड अपडेट है। गिटहब चाहता है कि एक जगह छोड़ा गया काम फिर से शुरू और व्यवस्थित करना आसान हो, जबकि समीक्षा और प्रश्न फ्लोज प्रासंगिक संदर्भ बनाए रखें। घोषणा एक सत्र की सभी क्लाइंट्स में निर्बाध आवाजाही स्थापित नहीं करती और यह नहीं कहती कि एक नया मॉडल या सेटिंग परिवर्तन लाया। यह काइटसर्फ पोस्ट से पतला है, लेकिन कंटिन्यूटी एक प्रतिस्पर्धी फीचर बन रहा है। कोडिंग एजेंट्स अब एक प्रॉम्प्ट में एक एडिटर तक सीमित नहीं हैं। काम वर्सेस कोड में शुरू हो सकता है, कमांड लाइन सर्फिस के माध्यम से जारी रह सकता है और डेस्कटॉप एप्लीकेशन में समीक्षा हो सकती है। उन क्षणों के बीच थ्रेड खोने से वही समय बर्बाद होता है जिसे एजेंट बचाने के लिए था। गिटहब कहता है उसने उस अनुभव को बेहतर किया, लेकिन घोषणा से अकेले सुधार को मापने के लिए पर्याप्त विवरण नहीं देता। तो एक शिप किया गया मल्टी सर्फिस अपडेट, एक स्पष्ट दिशा और चेंज लॉग में दिए गए मैकेनिक्स का आविष्कार करने का कोई बहाना नहीं। मिनीमैक्स H3 का एक कम्युनिटी रीपैक हगिंग फेस पर चढ़ रहा है। रेलरेबलाई का मिनीमैक्स H3 GGUF रिपोजिटरी 3 अगस्त को दिखाई दिया और इसके लगभग 174,862 डाउनलोड्स और 191 लाइक्स हैं। GGUF एक कंटेनर है जिसका उपयोग क्वांटिज मॉडल्स पैकेज करने के लिए किया जाता है। विट्स कम बिट्स के साथ दर्शाए जाते हैं ताकि उन्हें कम मेमोरी चाहिए, आमतौर पर कुछ संभावित फिडेलिटी के नुकसान के साथ। रिपोजिटरी कम्फीऑक के मिनीमैक्स H3 पर वापस जाती है और कम्फी UI टैग ले जाती है। इसे सीधे नोड बेस्ड इंटरफेस की ओर लक्षित करती है, जिसका उपयोग कई लोग स्थानीय इमेज जनरेशन वर्कफ्लोज को इकट्ठा करने के लिए करते हैं। अंतर्निहित मॉडल को बदलने के बजाय पब्लिशर ने बदल दिया कि लोग इसे प्राप्त और चला सकते हैं। एक रीपैक के लिए तेज अडॉप्शन है, लेकिन मैं सुविधा को नवीनता से अलग करना चाहता हूं। पब्लिशर ने एक नया बेस मॉडल पेश नहीं किया, उसने एक स्थानीय टूलचेन के लिए एक मौजूदा चेकपॉइंट रैप किया। वह ब्रिज अभी भी जबरदस्ती मायने रख सकता है। पैकेजिंग तय करती है कि कोई एक मॉडल का उपयोग होम GPU पर कर सकता है या पहले फॉर्मेट्स और होस्टेड इंफ्रास्ट्रक्चर से जूझना होगा। GGUF स्ट्रांगली llama.cpp और ओलामा से जुड़ा है, स्थानीय टेक्स्ट मॉडल सर्कल्स में, और यहाँ इसके उपयोग से पता चलता है कि छोटी, आसान आर्टिफैक्ट्स की भूख इमेज वर्कफ्लोज में फैल रही है। एक मॉडल तकनीकी रूप से हफ्तों के लिए उपलब्ध हो सकता है, और फिर भी अगर तकनीकी रूप से उपलब्ध न हो तब तक लोगों को इनएक्सेसिबल लग सकता है, जब तक कोई इसे लोगों के पहले से चला रहे सॉफ्टवेयर के लिए पैकेज न कर दे। लाइसेंस वह जगह है जहां उत्साह को ब्रेक की जरूरत है। यह रिपोजिटरी अपने लाइसेंस को अननोन के रूप में सूचीबद्ध करती है, जो कि मूल चेकपॉइंट पर जो भी लाइसेंस लागू होता है उससे अलग है। एक क्वांटिज आर्टिफैक्ट तकनीकी रूप से सुविधाजनक हो सकती है, जबकि उसके रीडिस्ट्रीब्यूशन टर्म्स अस्पष्ट रहते हैं। डाउनलोड काउंट हमें बताती है कि लोग इसे खींच रहे हैं। यह तय नहीं करता कि वे इसे एक उत्पाद के अंदर सुरक्षित रूप से रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं या नहीं। फिर भी तत्काल परिवर्तन ठोस है। स्थानीय कम्फी UI उपयोगकर्ताओं के पास अब मिनीमैक्स H3 फैमिली पैकेज है, जो कंज्यूमर हार्डवेयर के अनुकूल है, न कि क्लाउड ओनली बैकएंड। यही कारण है कि रीपैक्स कभी-कभी मॉडल अनाउंसमेंट से तेजी से आगे बढ़ते हैं। वे लोगों से वहां मिलते हैं जहां सॉफ्टवेयर पहले से चल रहा है, भले ही कानूनी पैकेजिंग तकनीकी पैकेजिंग के साथ आगे नहीं बढ़ पाई हो। Amazon एक नए टेक्सास डेटा सेंटर के मैदान में एक समर्पित बिजली संयंत्र की योजना बना रहा है,
और द न्यूयॉर्क टाइम्स उस संयंत्र को संयुक्त राज्य अमेरिका में जलवायु प्रदूषण के सबसे बड़े एकल स्रोत के रास्ते पर दर्शाती है। एक सुविधा के लिए यह एक चौंकाने वाला खिताब है। साइट पर डायरेक्टली जनरेटर क्यों रखें? क्योंकि साइट पर बिजली उत्पादन ग्रिड इंटरकनेक्शन कतारों और क्षमता की बाधाओं को बाईपास कर सकता है। संयंत्र को डेटा सेंटर की प्राथमिक आपूर्ति के रूप में वर्णित किया गया है, आउटेज की प्रतीक्षा में बैकअप जनरेटर के रूप में नहीं। यह परियोजना को क्षेत्रीय ग्रिड विस्तार पर पूर्ण रूप से निर्भर हुए बिना हाइपरस्केल कंप्यूटिंग कैंपस के लिए ऊर्जा सुरक्षित करने देता है। यह व्यापक उपयोगिता मिश्रण से बिजली लेने के बजाय उत्सर्जन को एक पहचाने जाने योग्य बिंदु स्रोत में केंद्रित करता है। रिपोर्ट को टेकक्रंच के एआई डेस्क ने सामने किया और हैकर न्यूज चर्चा ने 234 अंक हासिल किए। यह ध्यान दो जुड़े प्रश्नों को दर्शाता है। क्या पावर इंफ्रास्ट्रक्चर एआई की मांग के साथ तालमेल बना सकता है? और जब नहीं कर पाएगा तो कंपनियां क्या बनाएंगी? और यह वह बिल है जो हल्के ब्राउज़र वाली बातचीत के पीछे छिपा है। काइटसर्फ हर ब्राउज़र सेशन से कंप्यूटिंग लागत कम करने की कोशिश करता है। कैंपस स्केल प्रोजेक्ट बिजली संयंत्र को अगल दरवाजे रखकर किल्लत का जवाब देता है। बढ़ते मशीन वर्कलोड के लिए ये बिल्कुल अलग प्रतिक्रियाएं हैं। साइट पर बिजली उत्पादन निर्माण को तेज कर सकता है, लेकिन प्रदूषण गायब नहीं करता। यह स्रोत को ढूंढना आसान बनाता है। टेक्सास की अनुमति महत्वपूर्ण होगी, साथ ही यह भी कि अन्य हाइपरस्केलर्स प्रशिक्षण और इन्फरेंस कैंपस के लिए यह टेम्पलेट कॉपी करेंगे या नहीं। दी गई जानकारी अंतिम उत्सर्जन, ईंधन मिश्रण, अनुमोदन स्थिति या संचालन तिथि की पुष्टि नहीं करती, इसलिए ट्रैक पर होना महत्वपूर्ण है। लेकिन प्रस्तावित पैमाना पहले से ही महत्वपूर्ण है। अगर एआई सुविधाएं निजी जनरेशन सुरक्षित करती हैं, क्योंकि ग्रिड उन्हें काफी तेजी से कनेक्ट नहीं कर पाता, तो डेटा सेंटर कंपनियां सिर्फ बिजली नहीं खरीदेंगी, वे यह तय करने में मदद करेंगी कि कौन से प्लांट बनेंगे, प्रदूषण कहाँ गिरेगा और वह जनरेशन क्षमता कितने समय तक सेवा में रहेगी। यह सर्वर किराए पर लेने से बहुत बड़ा फुटप्रिंट है। ओपनएआई ने 7 अगस्त को एस्ट्रा के लिए प्रारंभिक साइबर सुरक्षा मूल्यांकन प्रकाशित किए और कहा कि वे जिसे महत्वपूर्ण साइबर क्षमताओं का अगला मोर्चा कहते हैं, उसके आसपास सुरक्षा उपायों और नियंत्रणों को मजबूत कर रहे हैं। पोस्ट पुष्टि करता है कि संरचित साइबर कार्य जारी है। यह टेस्ट श्रेणियां, अटैक सरफेस, परिणाम या ठोस नियंत्रणों का खुलासा नहीं करता। दूसरे शब्दों में, ओपनएआई ने मूल्यांकन प्रयास की घोषणा कर दी है बिना बाहरी लोगों को एस्ट्रा की साइबर क्षमताओं या सुरक्षा उपायों की ताकत का आकलन करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य दिए। तो यह गतिविधि का खुलासा है, यह साक्ष्य नहीं कि एस्ट्रा किसी सार्थक मानक पर खरा उतरा। हैकर न्यूज थ्रेड 204 अंकों तक पहुंची, जो वास्तविक दिलचस्पी दर्शाती है, लेकिन पोस्ट की पतलापन मायने रखती है। प्रारंभिक मूल्यांकन कई तरह की कठोरता को कवर कर सकते हैं, और ओपनएआई ने वे आंकड़े नहीं दिए हैं जो बाहरी लोग समझ या दोहरा सकें। फिर भी काम चल रहा है। इस दौरान प्रकाशित करना अपडेट की उम्मीद पैदा करता है। अगर बाद की रिपोर्टों में जांची गई क्षमताओं, लागू किए गए सुरक्षा उपायों और परिणामों के नाम आएं, तो लोग समय के साथ प्रगति का आकलन कर सकते हैं। फिलहाल एस्ट्रा संरचित साइबर मूल्यांकन प्राप्त कर रहा है और ओपनएआई ने उस काम पर केवल सारांश स्तर पर चर्चा करने का विकल्प चुना है। मैं क्षमता परीक्षण को सुरक्षा परीक्षण से अलग करना चाहूंगा। एक मॉडल मजबूत साइबर प्रदर्शन दिखा सकता है, जबकि नियंत्रण उस प्रदर्शन के दुरुपयोग की आसानी को कम करते हैं। लेकिन वर्तमान सारांश किसी भी पक्ष को मात्रात्मक रूप से नहीं बताता। अगर ओपनएआई बाद में प्रगति का दावा करता है तो यह अंतर मायने रखेगा। नामित जांच, बेसलाइन और रिपोर्ट किए गए परिणामों के बिना मजबूत करना
कंपनी का अपना वर्णन है, मापनीय परिणाम नहीं। प्रकाशन फिर भी उल्लेखनीय है क्योंकि यह पूर्ण रिपोर्ट आने से पहले एस्ट्रा के सार्वजनिक रिकॉर्ड पर साइबर मूल्यांकन को रखता है। फिशर R114B नामक एक नया ओपनवेट एजेंट एक असुविधाजनक शोध समस्या को लक्षित करता है। एक AI सांख्यिकीय कोड सही चला सकता है और फिर भी परिणाम के बारे में अमान्य दावा कर सकता है। शोधकर्ताओं ने P-बेंच बनाया, अर्थशास्त्र, जीव विज्ञान और चिकित्सा में 425 यथार्थवादी परिकल्पना परीक्षण कार्य, ताकि उन मामलों को पकड़ा जा सके जहां विश्लेषण के पीछे की मान्यताएं डेटा से मेल नहीं खाती। फिशर A1 को सांख्यिकीय रूप से वैध उत्तरों के लिए पुरस्कारों के साथ सिंथेटिक कार्यों पर प्रशिक्षित किया गया था, केवल पूर्ण गणनाओं के बजाय। शोधकर्ताओं के अनुसार P-बेंच पर GPT 5.4 और DeepSeek V4 Pro की तुलना में एकल प्रयास में लगभग 21% अधिक सफलता। यह उनका परिणाम है जब तक स्वतंत्र काम इसे दोहराता नहीं, लेकिन यह अंतर मूल्यवान है। मान उत्पन्न करना उस जांच के बराबर नहीं है कि डेटा उस टेस्ट या निष्कर्ष को सही ठहराता है या नहीं। एक AI वैज्ञानिक जो यह अंतर भूल जाता है, मशीन की गति से पॉलिश्ड बकवास उत्पन्न कर सकता है। रेसिडेंसी नैदानिक एजेंटों को 60 तक संवाद आदान प्रदान तक चलने वाले अनुकरणीय अपॉइंटमेंट के माध्यम से प्रशिक्षित करती है। अनुकरणित रोगी प्रतिरोध कर सकते हैं, गलत दिशा में ले जा सकते हैं या लक्षण छिपा सकते हैं। एजेंटों का मूल्यांकन निदान, सुरक्षा, संचार और खतरनाक चेतावनी संकेतों को पकड़ने पर किया जाता है, न कि बस संभावित स्थिति का नाम बताने पर। ठीक है, इस एक में रुकने लायक परिणाम है। शोधकर्ता एक बेसलाइन के खिलाफ छूटे हुए रेड फ्लैग लक्षणों में 31% की कमी की रिपोर्ट करते हैं। अंधेरे नैदानिक चिकित्सक अधिकांश प्रत्यक्ष तुलनाओं में प्रशिक्षित एजेंट को प्राथमिकता देते हैं। प्रदर्शन एक अलग नैदानिक बेंचमार्क में भी स्थानांतरित हुआ, जो सुझाव देता है कि प्रशिक्षण एक परीक्षण तक सीमित नहीं था। ये शोध परिणाम हैं, सुरक्षित नैदानिक तैनाती का प्रमाण नहीं। लेकिन कठिन अनुकरणीय बातचीत डॉक्टरों का सामना करने वाली चुनौतियों को बेहतर ढंग से प्रतिबिंबित करती हैं। अपूर्ण जानकारी, बदलते जवाब और एक रोगी जो महत्वपूर्ण विवरण स्वेच्छा से नहीं बता सकता। DeepSeek का V4 फ्लैश 0731 हगिंग फेस पर 31 जुलाई को प्रकाशित होने के बाद से लगभग 954,000 डाउनलोड और लगभग 3000 लाइक तक पहुंच गया है। क्या फ्लैश हमें इसकी क्षमताओं के बारे में कुछ ठोस बता रहा है? बस वही जो नाम और रिपोजिटरी पोजिशनिंग समर्थन करती है। यह परिवार के सबसे भारी रीजनिंग विकल्प के बजाय टेक्स्ट जनरेशन और बातचीत के लिए V4 परिवार का एक हल्का मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया गया है। यह सेफ्टेंसर्स के रूप में आता है, एक वेट फॉर्मेट जो सुरक्षित और कुशल लोडिंग के लिए डिजाइन किया गया है और ट्रांसफॉर्मर्स टैग वहन करता है। इसलिए यह बिना कन्वर्जन स्टेप के मानक हगिंग फेस सॉफ्टवेयर में फिट बैठता है। रिपोजिटरी में 8 बिट सपोर्ट और होस्टेड एंडपॉइंट के साथ संगतता भी सूचीबद्ध है। ये विवरण एकीकरण घर्षण को कम करते हैं। वे हमें मेमोरी आवश्यकता, संदर्भ लंबाई, गति या किसी विशेष एजेंट वर्कलोड में यह कितनी अच्छी तरह प्रदर्शन करता है नहीं बताते। यह एक महत्वपूर्ण सीमा है क्योंकि फ्लैश एक प्रोडक्ट लेबल है, बेंचमार्क नहीं। MIT लाइसेंस वास्तव में उल्लेखनीय हिस्सा है। यह अपेक्षाकृत कम शर्तों के साथ व्यापक उपयोग, संशोधन और पुनर्वितरण की अनुमति देता है, जो इसे स्थानीय सहायकों, फाइन ट्यून और व्यावसायिक उत्पादों के लिए आकर्षक बनाता है। रिपोजिटरी में इवैल्यूएशन रिजल्ट्स टैग है, लेकिन आपूर्ति की गई सामग्री में व्यक्तिगत बेंचमार्क स्कोर शामिल नहीं हैं। इसलिए हमें टैग को विजय उत्सव में नहीं बदलना चाहिए। लगभग 10 लाख डाउनलोड दिलचस्पी दिखाते हैं और एक उदार लाइसेंस रिलीज से सामुदायिक अनुकूलन तक के चक्र को तेज कर सकता है।
लोग इसे पैकेज कर सकते हैं, बदल सकते हैं और इसे उत्पादों के पीछे लगा सकते हैं बिना हर उपयोग के लिए कस्टम लाइसेंस को नेविगेट किए। मैं लोकप्रियता को गुणवत्ता के रूप में मानने का भी विरोध करूंगा। डाउनलोड में दोहराए गए स्वचालित पुल शामिल हो सकते हैं और हगिंग फेस काउंट यह साबित नहीं करता कि V4 फ्लैश टूल उपयोग या निरंतर एजेंट कार्य में बड़े साइबीएलआईएनजीएस को मात देता है। स्वतंत्र तुलनाएं अभी भी गायब हैं। जो शिप हुआ है वह सीधा है। एक खुला डीपसीक वार्तालाप मॉडल परिचित प्रारूपों में मिट के तहत पर्याप्त प्रारंभिक गति के साथ एक सार्थक स्थानीय और होस्टेड विकल्प बनने के लिए। यह संयोजन महत्वपूर्ण हो सकता है भले ही बेंचमार्क विजेता सामने न आया हो, क्योंकि अनुकूलता और अनुमति अक्सर यह निर्धारित करते हैं कि कौन सा मॉडल वास्तविक सॉफ्टवेयर में अपनाया जाता है। कम्फीऑक का मिनीमैक्स H3 रिपोजिटरी 6 मिलियन डाउनलोड पार कर गया है और लगभग 1107 लाइक के आसपास है। इसे मिनिमक्षाई के मिनीमैक्स H3 का फाइन ट्यून के रूप में पहचाना गया है और कम्फी यूआई और सिंगल फाइल डिफ्यूजन दोनों के लिए टैग किया गया है। अंतिम वाक्य का अर्थ है कि डिफ्यूजन चेकपॉइंट एक स्वनिहित फाइल के रूप में पैक है, न कि कई वेट शार्ड और कॉन्फ़िगरेशन टुकड़ों में विभाजित। कम्फी यूआई के नोड आधारित विजुअल वर्कफ्लो का उपयोग पहले से करने वाले लोगों के लिए पैकेजिंग 6वीं जनरेशन सिस्टम को असेंबल करने के एक स्थापित तरीके में फिट होने के लिए डिजाइन की गई है। 6 मिलियन वो नंबर है जो आपको 2 बार देखने पर मजबूर करता है, लेकिन वन फाइल डिलीवरी आंशिक रूप से इस आकर्षण को समझाती है। कम्फी यूआई यूजर्स किसी मौजूदा वर्कफ्लो में चेकपॉइंट लगा सकते हैं, फ्रैगमेंटेड रिलीज को फिर से असेंबल करने के बजाय। एजेंट सिस्टम के लिए जिसे इमेज जनरेशन ब्रांच की जरूरत है, हर रिक्वेस्ट को होस्टेड सर्विस पर न भेजना, यह पैकेजिंग घर्षण को हटाता है। यह मॉडल को छोटा, तेज या हर मशीन के लिए उपयुक्त नहीं बनाता। दिए गए विवरण में से कोई भी बात स्थापित नहीं होती, लेकिन यह आर्टिफैक्ट को मूव और लोड करना आसान बनाता है। कभी कभी डिस्ट्रीब्यूशन इसलिए जीतता है क्योंकि यह एक परेशान करने वाला स्टेप हटाता है, इसलिए नहीं कि अंतर्निहित मॉडल अचानक स्मार्ट हो गया। लिस्टेड लाइसेंस अन्य है, इसलिए रिपोजिटरी कोई सिंपल स्टाइल कमर्शियल प्रॉमिस नहीं दे रही। और चूंकि यह स्क्रैच से ट्रेंड मॉडल नहीं बल्कि फाइन ट्यून है, इसका व्यवहार पेरेंट मिनीमैक्स H3 फैमिली से जुड़ा रहता है। ठोस खबर है, एडॉप्शन और पैकेजिंग कम्फी यूआई के साथ अलाइंड मिनीमैक्स H3 फाइन ट्यून एक भारी पुल किया गया सिंगल फाइल आर्टिफैक्ट बन गया है। यह भी स्पष्ट करता है कि पहले का क्वांटाइज्ड कम्युनिटी वेरिएंट क्यों मौजूद है। कम्फीऑर्ग ने मॉडल को वर्कफ्लो के लिए सुविधाजनक बनाया, रेलरिबलाई ने ज्यादा कंस्ट्रेंड लोकल हार्डवेयर के लिए सुविधाजनक बनाने की कोशिश की। ये एक ही फैमिली के आसपास अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन लेयर हैं। एक फाइल और कॉन्फ़िगरेशन की जटिलता कम करता है। दूसरा मेमोरी की मांग कम करने के लिए न्यूमेरिकल प्रिसिजन कम करता है। दोनों नया बेस मॉडल नहीं हैं, लेकिन साथ मिलकर ये दिखाते हैं कि कैसे एक ओपन मॉडल ब्रॉडर लोकल यूज के लिए जरूरी फॉर्मेट तेजी से हासिल कर सकता है। मल्टीवर्स से कंप्यूटिंग काय ने 10 अगस्त को एक हगिंग फेस पोस्ट पब्लिश की जो स्केल पर नॉलेज डिस्टिलेशन के लिए सस्ते रास्ते की वकालत करती है। नॉलेज डिस्टिलेशन एक छोटे मॉडल को बड़े टीचर की नकल करने के लिए ट्रेन करता है, जिसका मकसद इन्फरेंस कॉस्ट कम करते हुए उपयोगी व्यवहार को बनाए रखना है। यह तब मूल्यवान हो सकता है जब एक संकीर्ण काम बार बार दोहराया जाता है कि हर बार सबसे बड़े उपलब्ध मॉडल को चलाना बर्बादी हो। सस्ता बढ़िया लगता है, लेकिन कितना सस्ता? दिया गया सबूत नहीं बताता। उपलब्ध मटेरियल में कोई बेंचमार्क नंबर, पैरामीटर काउंट, कॉस्ट फिगर्स या नाम की तकनीकें नहीं हैं। तो यह शब्द पब्लिशर का है, क्वांटिफाइड रिजल्ट का नहीं जिससे हम तुलना कर सकें।
विषय अभी भी मायने रखता है क्योंकि डिस्टिलेशन उपयोगी व्यवहार को एक ऐसे मॉडल में ले जा सकता है जो सर्व करने में तेज या कम महंगा हो। एक स्पेशलाइज्ड सपोर्ट मॉडल, क्लासिफायर या डोमेन असिस्टेंट को हमेशा इन्फरेंस टाइम पर पूरे टीचर की जरूरत नहीं होती। और स्केल वह जगह है जहां इकोनॉमिक्स दिलचस्प हो जाती है। टीचर आउटपुट जनरेट करना, उदाहरण चुनना और स्टूडेंट को ट्रेन करना खुद महंगा हो सकता है। इसलिए कोई भी मेथड जो वास्तव में उस लागत को कम करे वह कस्टम मॉडल तक पहुंच बढ़ा सकती है। लेकिन यहाँ दिए गए पोस्ट विवरण यह नहीं दिखाते कि कौन सा हिस्सा सस्ता हुआ या क्या क्वालिटी स्थिर रही। फिलहाल यह एक नई पब्लिश दिशा और दावा है, प्रदर्शित कॉस्ट ब्रेकथ्रू नहीं। और सबूत की जरूरत होगी कि कम खर्च को बनाए रखी गई क्षमता से जोड़ा जा सके। इंटेल ने 7 अगस्त को डीन जार्नैक को एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट और चीफ सेल्स ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया। वह क्लाइंट कंप्यूटिंग, डेटा सेंटर्स, एआई, नेटवर्किंग और कस्टम चिप्स में कंपनी के ग्लोबल सेल्स ऑर्गेनाइजेशन का नेतृत्व करेंगे। यह एक व्यापक पोर्टफोलियो है। क्या यह नियुक्ति उत्पादों के बारे में कुछ ठोस बताती है? प्रोडक्ट परफॉर्मेंस के बारे में नहीं। बदलाव संगठनात्मक है, नया प्रोसेसर या एआई सिस्टम नहीं। इंटेल का कहना है कि यह नियुक्ति उस पोर्टफोलियो में कस्टमर रिलेशनशिप और सेल्स एग्जीक्यूशन को मजबूत करने के लिए है। अनाउंसमेंट में कंपैटिबिलिटी, डिप्लॉयमेंट इंप्रूवमेंट्स या तकनीकी रोड मैप बदलावों का कोई सबूत नहीं है और इन्हें लीडरशिप हायर से अनुमानित नहीं करना चाहिए। यह दिखाता है कि इंटेल कहां एग्जीक्यूटिव अटेंशन चाहता है, प्रोडक्ट्स, एआई एक्सेलरेटर्स और कस्टम सिलिकॉन सहित को कई मार्केट्स में कस्टमर कमिटमेंट में बदलना। यह एक ऐसे बाजार में मायने रखता है जहां तकनीकी रोडमैप और आपूर्ति काफी नहीं है। डेटा सेंटर निर्णय लेने वाले ग्राहकों को यह भरोसा चाहिए कि उत्पाद आएंगे, एकीकृत होंगे और समर्थित रहेंगे। एक चीफ सेल्स ऑफिसर उन संबंधों को प्रभावित कर सकता है, बड़ी प्रतिबद्धताओं पर बातचीत कर सकता है और यह आकार दे सकता है कि इंटेल अपनी पेशकशों को प्रतिद्वंद्वियों के खिलाफ कैसे पेश करता है। लेकिन एक नियुक्ति अकेले विकास प्रदर्शित नहीं करती। विकास में तेजी लाना इंटेल के बताए गए उद्देश्य से अधिक कुछ न हो, इससे पहले हमें ग्राहक जीत और व्यावसायिक परिणाम चाहिए। इसलिए एआई कनेक्शन तकनीकी से ज्यादा व्यावसायिक है। इंटेल एक ऐसे बाजार में बेचने की कोशिश कर रहा है जहां खरीदार महंगे, दीर्घकालिक बुनियादी ढांचे के विकल्प चुन रहे हैं। कभी कभी कस्टम सिलिकॉन और पूरे डेटा सेंटर परिनियोजन शामिल हैं। जाना का दायरा उन बातचीत को एक वैश्विक सेल्स लीडर के तहत रखता है। यह बदल सकता है कि कंपनी क्लाइंट, नेटवर्क और डेटा सेंटर उत्पादों में अकाउंट्स का समन्वय कैसे करती है, लेकिन घोषणा इंटेल हार्डवेयर पर चलने वाले सॉफ्टवेयर के लिए कोई तुरंत बदलाव स्थापित नहीं करती। कड्स का नैनोबॉट 46,820 स्टार्स के साथ ट्रैक्शन लीडर है। इसका 0.3 रिलीज 25 जुलाई को आया और रिपोजिटरी 10 अगस्त को अपडेट हुई। यह एक सेल्फ होस्टेड पाइथन एजेंट फ्रेमवर्क है जिसमें वेब इंटरफेस, टूल्स, मेमोरी, मल्टी एजेंट वर्कफ्लो, ऑटोमेशन, चैट एप्लीकेशन और एमसीपी सपोर्ट है। एमसीपी वह सामान्य प्रोटोकॉल है जिसका उपयोग एजेंट बाहरी टूल्स को खोजने और कॉल करने के लिए करते हैं। नैनोबॉट उस टूल सतह को सीधे एक्सपोज कर सकता है। प्रीफेक्ट का फास्ट एमसीपी 27,149 स्टार्स और 3.4 रिलीज के साथ दूसरी तरफ से अप्रोच करता है, जिससे पाइथन में एमसीपी सर्वर और क्लाइंट बनाना आसान हो। डोस डेटा का कोडबेस मेमोरी एमसीपी उन विचारों को सॉफ्टवेयर वर्क से जोड़ता है। 38,358 स्टार्स के साथ इसका 0.9 रिलीज 158 भाषाओं में कोड को एक परसिस्टेंट नॉलेज ग्राफ में इंडेक्स करता है, फाइलों, सिंबल और संबंधों का एक लिंक्ड मैप।
प्रोजेक्ट औसत रिपॉजिटरी के लिए मिलीसेकंड इंडेक्सिंग, मिलीसेकंड से कम क्वेरी और 99% कम टोकन का दावा करता है। ये रिपॉजिटरी के दावे हैं, इसलिए जब तक स्वतंत्र मापन नहीं आ जाते तब तक मैं इन बचत पर भरोसा नहीं करूंगा। यह एक स्टैटिक एग्जीक्यूटेबल के रूप में आता है। तीनों को एक साथ रखें और आपको एक एजेंट फ्रेमवर्क, कोड के लिए विशेषज्ञ मेमोरी सर्विस और एक पाइथन टूलकिट मिलता है जो दोनों तरह की क्षमताओं को एक ही टूल प्रोटोकॉल के माध्यम से एक्सपोज करने में मदद करता है। इसीलिए ये प्रोजेक्ट 3 अलग-थलग स्टार काउंट्स से बेहतर एक साथ फिट बैठते हैं। नैनोबॉट एजेंट एनवायरनमेंट देता है, कोड बेस मेमोरी एमसीपी रिपोजिटरी का एक स्ट्रक्चर्ड व्यू देता है और फास्ट एमसीपी क्षमताओं को कॉलेबल सर्विसेज में बदलने में मदद करता है। उनकी हालिया रिलीज 0.3, 0.9 और 3.4 प्रत्येक लेयर पर काम जारी रखने को भी दर्शाते हैं। मॉडल प्रोग्रेस नए आए हुए मेजर होस्टेड प्रोवाइडर्स के जनरल पर्पस नाम से ज्यादा पैकेजिंग, अडॉप्शन, इवैल्यूएशन और डोमेन स्पेसिफिक ट्रेनिंग के माध्यम से आई। डीपसीक V4 फ्लैश और मिनीमैक्स H3 इकोसिस्टम ने यह मूवमेंट दिया। परिचित लोकल फॉर्मेट, परमिसिव या रिपोजिटरी स्पेसिफिक लाइसेंसिंग और आर्टिफैक्ट्स जो सॉफ्टवेयर लोग पहले से उपयोग कर रहे हैं, उनके लिए आकार में ढाले गए। डीपसीक V4 फ्लैश 0731 एक लोकल स्पॉटलाइट है, लगभग 2995 लाइक्स और 954,441 डाउनलोड वाला एक टेक्स्ट जनरेशन और कन्वर्सेशन मॉडल। यह सेफ टेंसर्स फॉर्मेट में आता है, ट्रांसफॉर्मर्स इकोसिस्टम के साथ काम करता है, में एक 8 बिट टैग शामिल है और मिट लाइसेंस वहन करता है। रिपॉजिटरी में इवैल्यूएशन रिजल्ट्स और होस्टेड एंड पॉइंट्स के साथ कंपैटिबिलिटी भी दी गई है। यह एक असाधारण रूप से पुनः प्रयोज्य संयोजन है, मानक लोडिंग टूल्स, कम सटीकता सहायता और संशोधन या पुनर्वितरण की व्यापक अनुमति। लेकिन दी गई सामग्री में संदर्भ लंबाई, हार्डवेयर आवश्यकताओं या विस्तृत बेंचमार्क परिणामों का उल्लेख नहीं है। फ्लैश इसके परिवार का हल्का सदस्य सुझाता है। यह मापे गए विलंबता या गुणवत्ता का विकल्प नहीं है। वास्तव में लोगों के पास एक व्यापक रूप से अपनाया गया डीपसीक चेकपॉइंट है जो बातचीत प्रणालियों और फाइन ट्यूनिंग कार्यों के लिए है, जिसे असामान्य रूपांतरण या प्रतिबंधात्मक कस्टम लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होती। लैरिवरेज का मिनीमैक्स H3 टर्बो लॉरा एक एडेप्टर है जो कम्फी यूआई में टेक्स्ट टू वीडियो, टेक्स्ट टू ऑडियो और संयुक्त ऑडियो वीडियो कार्य के लिए है। इसके 574 लाइक्स हैं, लेकिन कोई रिकॉर्डेड डाउनलोड नहीं। एथैनफेल का क्वेन 3 VL32B अल्ट्रा हेरेटिक H3 कम्फी यूआई INT8 कन्वर्ट भी कोई डाउनलोड नहीं दिखाता। यह एक 8 बिट छवियोर टेक्स्ट मॉडल वेरिएंट है जिसके 426 लाइक्स हैं। दोनों मल्टी मॉडल कम्फी यूआई वर्कफ्लो के आसपास आक्रामक सामुदायिक अनुकूलन दिखाते हैं, हालांकि उनका रिकॉर्डेड अपनाना अभी प्रारंभिक है। बाइडू का अनलिमिटेड OCR काफी आगे है, लगभग 2.9 मिलियन डाउनलोड और 3,995 लाइक्स। OCR का मतलब ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, अर्थात छवियों में मौजूद टेक्स्ट को मशीन पठनीय सामग्री में बदलना। यह एक विजन लैंग्वेज मॉडल है जो ट्रांसफॉर्मर्स, सेफ टेंसर्स, फीचर एक्सट्रैक्शन और कस्टम कोड के लिए टैग किया गया है। यह प्रवृत्ति दस्तावेज निष्कर्षण को 3 में से सबसे परिपक्व बनाती है, जबकि मिनीमैक्स और क्वेन वेरिएंट उत्पन्न वीडियो, ऑडियो और विजुअल समझ में प्रयोग की ओर इशारा करते हैं। प्राथमिक स्रोतों, मॉडल पृष्ठों, प्रोजेक्ट रिपोजिटरी और समर्थक विवरण के लिए tobyonfitnesstech.com पर शो नोट्स देखें। एजेंट स्टैक डेली सुनने के लिए धन्यवाद। हम जल्द वापस आएंगे।